8 मार्च को महिला दिवस भी है। प्रदेश सरकार मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और हम लोग इसके लिए पूरे उसके साथ काम कर रहे हैं। खासतौर पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अब तक 96 लाख से अधिक जो महिलाएं थी उन्हें इस योजना के साथ जोड़ा गया है। वीसी सखी योजना के अंतर्गत अकेले उत्तर प्रदेश में 39,556 वीसी सखी के द्वारा 31,103 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन किया गया और जिसके माध्यम से उन्होंने 84.38 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभांश भी अर्जित किया है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक लखपति दीदियों को चिन्हित करके उनमें से 2 लाख से अधिक की महिलाएं जो ऐसी हैं जो अब तक लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। प्रदेश सरकार इस दिशा में पहले ही कार्रवाई कर चुकी है और इस योजना के अंतर्गत आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पहले यहां पर 3 महिला बटालियन का गठन भी किया था। यूपी पुलिस में 1,56,000 महिला कार्मिकों यानी पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गई, जिसमें 20% अनिवार्य रूप से उनकी भर्ती की गई। 60,200 की भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है और हमारा प्रयास है कि इसमें 20% महिला कार्मिकाएं, उसके लिए सरकार ने उस प्रकार की व्यवस्था की है। और इस बार पिछली बार हम लोगों ने 3 महिला पीएससी की बटालियन आप लोगों ने कई कंपनियां समाप्त कर दी थी, हमने फिर से उसको रिवाइव किया है और 3 महिला बटालियन हमने वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर और वीरांगना अवंती बाई के नाम पर गठित की हैं। और इस बार उच्च शिक्षा में हमारी जो बेटियां हैं, जो मेधावी छात्राएं हैं, उनको एक नई योजना रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत हम लोग एक नई स्कीम लागू करने जा रहे हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने यहां पर की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये स्कीम जब हम लोगों ने यहां लागू की थी, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, कहा था ये गरीबों का उपहास है, हर अच्छे कार्य का विरोध करते हैं और ये पता नहीं विडंबना है या क्या है कि हर बुरे कार्य के साथ आपका नाम जरूर जुड़ जाता है। आपको पता नहीं क्यों इसमें बुरा लग जाता है, लेकिन ये सच्चाई है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए से बढ़ाकर के इस बार हमने को ने बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही विधवा पुनर्विवाह की राशि 11,000 से बढ़ाकर और विधवाओं की पुत्रियों की विवाह की अनुमन्य सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर के भी उसको 1 लाख करने का निर्णय लिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायकों के अतिरिक्त मानदेय के लिए भी 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। और यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जयंती वर्ष भी है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के प्रति नमन करते हुए हम लोगों ने जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए 7 स्थानों पर उनके लिए छात्रावास खोलने का निर्णय किया है, जिसमें वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा यहां पर करेंगे। ये सभी हॉस्टल लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर होंगे। महोदय, नेता प्रतिपक्ष सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे थे। सामाजिक सुरक्षा में अगर मैं आपको डाटा दूं तो मुझे लगता है कि आप फिर आगे डाटा की बात करना बंद कर देंगे।
1,04,00,000 से अधिक परिवारों को हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, 12,000 रुपये महीने पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है 1,04,00,000 परिवारों को। और अगर मैं इसके पुराने डाटा आपको उपलब्ध कराऊं, समाजवादी पार्टी के समय में निराश्रित महिला पेंशन, यानी निराश्रित महिला पेंशन मतलब विधवा पेंशन, ये आप देते थे केवल 9,66,706 परिवारों को, महिलाओं को। हम आज दे रहे हैं 34,114 परिवारों को, 34,100 यानी 34,14,000 परिवारों को, तो महिलाओं को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आप देते थे 500 रुपया, हम दे रहे हैं 1,000 रुपया। वृद्धावस्था पेंशन आप देते थे 36,52,607 वृद्धजनों को देते थे, हम दे रहे हैं 60,99,901 वृद्धजनों को। आप देते थे 300 रुपया, हम दे रहे हैं 1,000 रुपया। दिव्यांग जन पेंशन आप देते थे 8,75,992 दिव्यांगजनों को 300 रुपया महीना, हम दे रहे हैं 11,03,739 1,000 रुपया महीना। कुष्ठावस्था पेंशन आप देते थे 4,765 को, और हम दे रहे हैं 12,361 ऐसे कुष्ठ रोगियों को। ये पैसा है जो आपके समय में जो 300 रुपया भी मिलता था, वह भी 3 महीने 6 महीने में जाता था, और उसमें भी आधा कट में चला जाता था। हाँ, आप देखें ना, जब बाबू देते थे तो नगद लेते थे उन लोगों से, हम सीधे डीबीटी के माध्यम से सीधे यहां से पैसा उस लाभार्थी के खाते में देते हैं, और यह अंतर है डिजिटल ट्रांजैक्शन का। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए, तो जांच यहां से होती है, वहां नीचे के बाबू का सारा काम बंद, उसको दूसरा काम दे दिया गया। परेशान आप लोग हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने हर जगह अपने कुछ नमूने बिठाए हुए थे, तो उससे परेशानी आप लोगों की है। लेकिन सामाजिक सेक्टर में जो सुधार हुआ है, 8 वर्ष में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएं, देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएं, इसमें तो आपको भी खुशी होनी चाहिए, हमें भी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज के विकास में ही योगदान देंगे। अगर हमारे शरीर में किसी हिस्से में कोई कमी आ जाए तो शरीर पूर्णांग नहीं होता। ऐसे ही समाज की स्थिति भी है, कहीं गरीबी होगी, बदहाली होगी, अव्यवस्था होगी, तो अंततः उसका भुक्तभोगी पूरे समाज को, पूरे देश को होना होता है। और यही स्थिति सोशल सेक्टर की भी है। हमें सामाजिक विसंगति को दूर करना होगा, ये राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके इसके बारे में सभी को मिलकर के काम करना होगा। और उसी का परिणाम है कि देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं, आज सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं, और प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को एक नया जीवन मिला है आगे बढ़ने के लिए। और इस बार सरकार ने जीरो पॉवर्टी के जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, हमने सर्वे पूरे कर लिए हैं। पहले चरण का सर्वे हो गया है, 13,57,000 परिवार चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 17 कन्वर्जेंस स्कीम के अंतर्गत उन्हें राशन कार्ड, आवास, स्कूल में प्रवेश, आयुष्मान या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, किसान सम्मान निधि, अप्रेंटिसशिप स्कीम की स्कीम, जल जीवन मिशन, शौचालय की स्कीम आदि के साथ साथ जोड़ने के साथ ही हम लोगों ने एक व्यवस्था और की है कि ऐसी आर्थिक गतिविधि के साथ उसको जोड़ेंगे कि साल में कम से कम 1,25,000 रुपये मिनिमम उस परिवार की अतिरिक्त इनकम उसकी हो सके। और यह योजना हम बहुत शीघ्र लागू कर रहे हैं, और इसमें बजट में हमने 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इस कार्य के लिए उपलब्ध करवाई है कन्वर्जेंस के माध्यम से। और ऐसा नहीं कि हम कर पहले न किए हों,
जिन लोगों को बहारा है उसके उदाहरण भी मैं दे रहा हूं। बनटांगिया, मुसहर, थारू, ये सब तीनों पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के और नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा गौड़, थारू, चेरो, कोल, सहरिया, बिजनौर में बुक्सा, 100% सैचुरेशन। सभी योजनाओं से आच्छादित करने के बाद अब हम लोगों ने जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में कार्य किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने बुजुर्ग लोगों को, क्योंकि संस्कार होते हैं, बहुत सारे लोग अपने बूढ़े मां बाप को बाहर कर देते हैं, देखभाल नहीं कर पाते, लेकिन सरकार ने तय किया है कि यद्यपि लोगों को परिवार का दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को संस्कारित करे, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो सरकार वो दायित्व भी निभाएगी। और हमने इस बार 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था ऐसे संस्थाओं को स्थापित करने के लिए भी, ऐसे आवासीय गृह संचालित करने के लिए किया है जहां पे हम ऐसे बुजुर्गों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवा सकें। अनुसूचित जाति के लिए पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में हर एक अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र को यह सुविधा प्राप्त होती है। बजट का प्रावधान हम लोगों ने पहले से किया है और उनको सभी को यह सुविधा प्राप्त, शुल्क प्रतिपूर्ति के साथ साथ स्कॉलरशिप भी प्राप्त होती है और ये व्यवस्था अभी भी चली आ रही है। पिछड़ा वर्ग के लिए आप देखेंगे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जो केवल 1200 करोड़ के आसपास मिलता था, इस बार 2825 करोड़ रुपए पिछड़ी जाति के छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। आप डाटा मिस कर गए या जानबूझ के नहीं पढ़े होंगे। आप पढ़ेंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि आपकी कमी है, आपकी अपनी कमी को कैसे आप बोल सकते थे। और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी 900 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है सोशल सेक्टर में। ओह, मैं क्या कह रहा हूं, आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जहां कटघरे में खड़ी होगी उसको आप पढ़ेंगे ही नहीं। कम से कम इस उम्र में तो सच बोलने की जज्बा होना चाहिए। अब कैसे लोकतांत्रिक है उसमें भी मैं बात करूंगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी हम लोगों को पढ़वाती है, बुलवाती है। जो हमारी पार्टी की नीतियां उसके अनुसार हम बोलते हैं। चलिए उस पर भी आते हैं। अभी महोदय, पर्यटन और संस्कृति का सेक्टर भी, यह हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था का एक्सीलेटर बन सकती है। मुझे लगता है कि पहली बार ये लोगों ने देखा होगा कि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, आस्था से आगे बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था, ये नकल करके पास हुए लोग हैं, मत आप उनके चक्कर में पड़िए। आप आपके जनरेशन गैप को आपको थोड़ा देखना चाहिए। बस आपको जब बोला जा रहा, खन्ना जी की तरफ देखते रहिए। खन्ना जी आपको अब उसमें नहीं बुलाए होंगे, अपने भोज में नहीं बुलाए होंगे। हाँ हाँ, अरे सभी लोग तो उनके यहां गए थे। लेकिन आस्था की अर्थव्यवस्था, इस सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था भी इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण बन सकती है। काशी विश्वनाथ धाम ने, अयोध्या में से राम जन्मभूमि में रामलला के विराजमान होने और महाकुंभ ने इसको साबित किया है। यानी यूपी की अर्थव्यवस्था में कितना परिवर्तन आया है। 2016 में प्रदेश में केवल 21 करोड़ पर्यटक आए थे और 24 में यह बढ़कर के 65 करोड़ हुआ। और अकेले महाकुंभ में 45 दिन में
66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु आए और इसीलिए सरकार ने तय किया है कि जो हमारी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था है इसको हम उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे और इसके लिए धनराशि लगाएंगे। अयोध्या के पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए भी 150 करोड़ रुपए, मथुरा के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए, बांके बिहारी मंदिर मथुरा वृंदावन में एक कॉरिडोर बनाने के लिए भी हम लोग 150 करोड़ रुपए इस बजट में प्रावधान किया है और मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। नेमी सारण्य के लिए 200 करोड़ रुपए की 100 करोड़ पर्यटन विकास के लिए और 100 करोड़ रुपए वेद विज्ञान केंद्र बनाने के लिए किया है और चित्रकूट के विकास के लिए भी धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके अलावा मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र की जो भी स्कीम को देंगे पर्यटन विकास के माध्यम से उसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो रोजगार की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाता है और उसको सरकार उसके लिए धनराशि देगी।